बच्चों नमस्कार। मैं बंकेश शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 43 है। हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, उसमें भी हमने अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया है। उसका मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। थोड़ा सा मैं आपको एक बार और इसका रिवाइज करा देता हूँ। देखिए बेटा, ये पृथ्वी है, ठीक है। ये इसका भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, ठीक है ना, ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल। और ये इसके अपोजिट में ये इसका भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, ज्योग्राफिकली साउथ पोल, ठीक है। अब इन दोनों ध्रुवों, आप जानते ही हैं, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे अक्षीय रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर इसे कहा जाएगा भौगोलिक अक्षीय रेखा। इस भौगोलिक अक्षीय रेखा के साथ साथ इसको घूर्णन अक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी इस घूर्णन अक्ष के पारित ही घूर्णन गति करती है। आप जानते ही बेटा, पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है, एक अपने अक्ष के सापेक्ष और एक सूर्य के चारों ओर, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी घूर्णन अक्ष। इस घूर्णन अक्ष, जिसे अक्षीय रेखा भी कहते हैं, इस घूर्णन अक्ष के लंबवत जो गुजरने वाली रेखा है, ये लंबवत रेखा, इसे इक्वेटर भी कहते हैं, इसे 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी इसे ही कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहते हैं। यहाँ पर फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे भौगोलिक निरक्षीय रेखा कहा जाता है। ये सारी जो बातें हैं ना, इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। फिजिक्स में इसको कहा जाएगा भौगोलिक निरक्षीय रेखा, क्योंकि निरक्षीय रेखा उसे कहा जाता है जो अक्षीय रेखा के लंबवत होती है और बिल्कुल मध्य से गुजरती है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था दोनों तरफ 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री पर दो लाइन और होती है, जिसे एक लाइन को मकर रेखा कहा जाता है, इस वाली को जो साउथ डायरेक्शन में होती है, और जो नॉर्थ डायरेक्शन में होती है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। लेकिन उसका ज़्यादा यहाँ पर यूज नहीं है, इसलिए उसको बस केवल एक जानकारी के लिए बताया था, बाकी उसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। तो बेटा, ये हो गया भौगोलिक अक्षीय रेखा और ये हो गया भौगोलिक निरक्षीय रेखा। अब पृथ्वी पे क्या करा, किसी स्थान पर एक मैग्नेट को लटका दिया गया, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट को लटका दिया गया, तो ये इस तरह से थोड़ी देर तो ये हिलेगा डुलेगा और किसी पॉइंट पर आकर ये क्या हो जाएगा बेटा, एक स्टेबल पोजीशन पर आ जाएगा। तो जहां पर ये स्टेबल पोजीशन पर आएगा, देखिए एक तरफ तो होगा मैग्नेट का साउथ पोल और एक तरफ होगा मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एनसीईआरटी की बुक में और आपकी बुक में और कई सारी बुक्स में ये है कि ये इसको उल्टा बनाया हुआ है, तो ऐसे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। वो थोड़ा रिलेटिविटी का कंसेप्ट है, वहां पर वो भी सही है, लेकिन वो एक स्टेप बाद की घटना है, इसके बाद की घटना है। एक्चुअली पहले ये बताना चाहिए, उसके बाद में वो वाली कंडीशन आती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, जिधर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है उस डायरेक्शन में होगा मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है। इसे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भी कहेंगे। इधर बेटा क्या है, भौगोलिक, ये है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, तो इधर होगा मैग्नेट का नॉर्थ पोल। और इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा कहलाएगी उसे कहा जाएगा चुंबकीय अक्षीय रेखा। बात क्लियर है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच का जो एंगल होगा इसे आपको ध्यान रखना है, और ये होता है 11.3 डिग्री। बात क्लियर है। तो ये हो गया बेटा चुंबकीय अक्षीय रेखा, और इसके लंबवत जो गुजरने वाली रेखा है उसे कहा जाएगा चुंबकीय निरक्षीय रेखा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक बेटा। अब इसमें आपको और क्या जानकारी दी गई थी, ये वाली जो लाइन है ये कहलाएगी भौगोलिक अक्षीय रेखा, और ये वाली जो लाइन है ये कहलाएगी चुंबकीय निरक्षीय रेखा, और दोनों के बीच का एंगल है 11.3 डिग्री। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, आरबीएससी में ये पूछा जाता है कि बताइए भौगोलिक अक्षीय रेखा और भौगोलिक अक्षीय रेखा और चुंबकीय अक्षीय रेखा के मध्य कोण कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है 11.3 डिग्री। दूसरी जानकारी आपको क्या ध्यान रखनी है कि जिधर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव होता है उधर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है, जिधर भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव होता है उधर चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इसके आगे की जानकारी और आपको बताता हूं। देखिए बेटा, यहां से भूचुंबकत्व के आगे की स्टडी करेंगे, और यहां से आपको अच्छे से समझना है इसको। ये कोई बार मैग्नेट है, ये पृथ्वी के किसी स्थान पे रखी हुई है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। यहाँ से ये बलरेखा बाहर निकली इस तरह से,
ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर अब देखिए इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ये है बी वेक्टर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वेक्टर है तो यहाँ पर इसकी दो घटक होंगे। एक घटक होगा क्षैतिज जिसे BH कहा जाएगा और एक घटक होगा ऊर्ध्वाधर घटक। देखिए VV का मतलब है यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, और BH का मतलब है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। ये B के कंपोनेंट है और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। यानी पृथ्वी के किसी भी स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है उसके दो घटक होते हैं, एक होता है क्षैतिज घटक और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। मान लीजिए कि यहाँ पर ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, जो रेड मार्कर है ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से, ठीक है। तो इसके दो घटक होंगे, एक होगा इसका क्षैतिज घटक, ठीक है, और एक होगा इसका ऊर्ध्वाधर घटक। तो पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर BH और BV होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कुछ एंगल बन रहा है ये कोई एंगल बना, ठीक है बेटा, थीटा, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा, उसको आपको याद भी करना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इन पॉइंट्स में से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक करके स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट, ध्रुवों पर, मैं लिख रहा हूं बेटा, आप चाहो तो लिख भी सकते हैं। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का, मैं दोनों ध्रुवों की बात कर रहा हूं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, और वो भी कौन सा, पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों पर। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक को किससे डिनोट किया जाता है, B, और यहां ये लगा देंगे V, ठीक है, उपस्थित, BV उपस्थित रहे, जबकि निरक्ष पर, जबकि निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का, जबकि निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक को कैसे लिखते हैं बेटे, BH से उपस्थित रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, जिसे BV से लिखा जाता है, उपस्थित रहता है, जबकि निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उपस्थित रहता है। अब इसको देखो याद कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी स्थान पर, जैसे मान लीजिए ये कोई स्थान है, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में आ रहा है, तो इसके दो घटक होंगे, एक घटक होगा क्षैतिज दिशा में और एक घटक होगा ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्षैतिज घटक को BS से और ऊर्ध्वाधर घटक को BV से लिखेंगे। तो बेटा देखिए, पोल्स पर यानी ध्रुवों पर, ध्रुवों पर क्या होगा, BH उपस्थित होगा और BV उपस्थित होगा और BH का मान 0 होगा, ठीक है। BV तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 रहेगा ध्रुवों पर। जब भी मैं ध्रुवों की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भौगोलिक ध्रुव है, वो उत्तरी ध्रुव होगा और दक्षिणी ध्रुव होगा, यानी दोनों ध्रुवों की बात कर रहा हूँ। यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर BV की वैल्यू रहेगी, जबकि BH का मान 0 रहेगा। इसी प्रकार निरक्ष पर, तो बेटा निरक्ष, अभी आपने डायग्राम देखा, तो निरक्ष की स्थिति कौन सी आ जाएगी, यानी कि भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पे, ठीक है बेटा, यानी भूमध्य, लिख देता हूं मैं, भूमध्य रेखा पर। तो वहां पर क्या होगा, भूमध्य रेखा पर BV वर्टिकल कंपोनेंट का मान 0 हो जाएगा, जबकि BH का मान उपस्थित रहेगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। वैसे इस स्टेटमेंट से भी ये चीज ध्यान रहेगी और वैसे आपको यहाँ पर भी ये ध्यान रहेगा, ध्रुवों पर केवल BV रहेगा और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर BH का मान 0 रहेगा, जबकि निरक्ष पर यानी भूमध्य रेखा पर BV की वैल्यू 0 रहेगी और BH का मान रहेगा।
ठीक है बेटा। अब देखिए एक डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये है अर्थ, ये भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के बारे में ये जानते हैं कि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। आधा ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक, देखिए बेटा, अब यहाँ पर बीवी की वैल्यू रहेगी, ठीक है, और बी एच का मान 0 होगा, जबकि यहाँ पर बी एच की वैल्यू रहेगी और बीवी का मान 0 रहेगा। फिर वापस यहाँ पर बीवी की वैल्यू रहेगी और बी एच का मान 0 होगा। तो देखिए वर्टिकल कंपोनेंट है, यहाँ पर ये वर्टिकल हो गया, ठीक है ना, इस तरह से ये वर्टिकल हो गया, ठीक है, और जैसे जैसे यहाँ पर आता जाएगा यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा, फिर वापस यहाँ पर आएगा, ठीक है बेटा, वापस यहाँ पर आएगा, वापस ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, ठीक है, यानी ये यहाँ पर इस तरह से था, यहाँ पर आ गया, इस तरह से हो गया, क्षैतिज हो गया, और वापस यहाँ पर आते आते यहाँ पर ये वापस वर्टिकल हो गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और चाहो तो आप स्टेटमेंट भी ध्यान रख सकते हैं। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट है चलो सेकंड की जगह यहाँ पर अपन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, भू चुंबकत्व के अवयव। भू चुंबकत्व के अवयव, ठीक है बेटा, अर्थ मैग्नेटिज्म के कंपोनेंट। तो देखिए एक चीज ध्यान रखना, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर आपको चुंबकत्व की संपूर्ण जानकारी के लिए, आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज हो जाए, तो उसके लिए आपको 3 बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। पहला आता है दिक्पात कोण, दूसरा आता है नति कोण, और तीसरा आता है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो पहले मैं इस कहानी को लिख देता हूँ। पृथ्वी के किसी भी स्थान पर, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी के लिए 3 अवयवों की आवश्यकता होती है। 3 अवयवों की आवश्यकता होती है। इन 3 अवयवों को ही भू चुंबकत्व के अवयव कहते हैं। इन 3 अवयवों को ही भू चुंबकत्व के अवयव कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं बेटा, ठीक है। वैसे ये बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया 2 नंबर का क्वेश्चन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें इस साल हो सकता है कि न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। पहले आपको इसको समझना है, फिर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। भू चुंबकत्व के अवयव कहते हैं जो निम्न है, जो निम्न है। बताया मैंने भी आपको कौन कौन से होते हैं बेटा, 3 होते हैं, ए बी सी। एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण को जनरली थीटा से डिनोट किया जाता है। दूसरा है नति कोण, इसके 2 नाम है, नति और नमन। नति कोण, नमन कोण, जिसे फाई से डिनोट किया जाता है। और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्षैतिज घटक, जिसे कैसे डिनोट किया जाएगा बेटा, बीएस से। तो आपको ध्यान रखना है कि भू चुंबकत्व के अवयव, पृथ्वी किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी के लिए 3 बातों की जानकारी का होना अति आवश्यक है। वो 3 जानकारी कौन कौन सी है, दिक्पात कोण, नति कोण, जैसे नमन कोण भी कहा जाता है, फाई से लिखा जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अगर आपको ये तीनों चीजें पता लग गई तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में आप बहुत स्टडी कर लेंगे, ठीक है बेटा। साइंटिफिकली इसी तरह से स्टडी की जाती है। पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू अलग अलग है। जैसे अलवर की जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू अलग होगी, उसके निकट दिल्ली की वैल्यू अलग होगी, मुंबई की वैल्यू अलग होगी। हर जगह पर इसकी वैल्यू में थोड़ा सा मार्जिनली डिफरेंस आता ही है। चलिए
अब पहला, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैं भी आपको पॉइंट्स बता रहा था उसी में पॉइंट्स है ये। इसको आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान के चलिए, ये आपने समझ लिए तो आपको आगे की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला, देखिए बेटा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे लिए भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, मेरिडियन बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है ना, भौगोलिक याम्योत्तर, ज्योग्राफिकली मेरिडियन। तो देखिए भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है, आपके लिए तो इंग्लिश बस केवल आपको ध्यान रखना है बोलते क्या है, बाकी आपकी प्रश्न है इसी तरह से आगे भौगोलिक याम्योत्तर को परिभाषित कीजिए। तो चूंकि हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो भौगोलिक याम्योत्तर की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए भौगोलिक, बहुत सिंपल है, पहले आप यहाँ लिख देता हूँ मैं तब वो समझ में आ जाएगी। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव व भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी व भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाला तल, ठीक है, तल का मतलब समझते हैं प्लेन, गुजरने वाला तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है, भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। अब इनको समझते हैं, देखिए बेटा, ये है अर्थ, ये इसका उत्तरी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और ये इसका भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को जो लाइन मिलाएगी उसे कहा जाएगा भौगोलिक अक्षीय रेखा। अब इसके लंबवत जो भी तल गुजरे, इसके लंबवत, ठीक है बेटा, इसके लंबवत, इस तरह से प्लेन है ये, इसके लंबवत गुजरने वाला तल, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा भौगोलिक याम्योत्तर। नाम से समझ में आ जाएगा आपको। अभी जो डेफिनेशन है वो है चुंबकीय याम्योत्तर। तो चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहा जाएगा, चुंबक के उत्तरी व चुंबक के दक्षिणी ध्रुव यानी चुंबक की अक्षीय रेखा के लंबवत गुजरने वाला तल, उसे कहा जाएगा चुंबकीय याम्योत्तर। बात समझ में? याम्योत्तर का समझ गए? एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये कोई चुंबक है, ठीक है ना, तो इसका एक ध्रुव यहाँ पर है और एक ध्रुव यहाँ पर है, इस तरह से इन दोनों लाइन्स को मिला दिया, तो इससे जो लंबवत गुजरने वाला तल होगा, इस तरह का एक तल, उसे कहा जाएगा बेटा भौगोलिक याम्योत्तर। अगर चुंबक होगा तो चुंबकीय याम्योत्तर और पृथ्वी के ध्रुव होंगे तो क्या कहा जाएगा, भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक है, अगली डेफिनेशन देखिए। सेकेंड डेफिनेशन है चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर, इसके बारे में लिखते हैं, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई के अपने अक्ष से पारित ऊर्ध्वाधर तल, लंबवत बोलो चाहे ऊर्ध्वाधर बोलो, ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है बेटा, अभी समझाया मैंने। अगर दोनों, एक ध्रुव पृथ्वी का और एक ध्रुव पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, बिल्कुल उसके अपोजिट होगा, उन दोनों से एक लाइन गुजरी, ठीक है, जिसे कहा जाएगा भौगोलिक अक्षीय रेखा। उसके लंबवत गुजरने वाला तल, ये इसके लंबवत गुजरने वाला तल हो गया, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा भौगोलिक याम्योत्तर। अब चुंबक की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये कोई चुंबक है, क्षण चुंबक, इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया, ये थोड़ी देर तक इस तरह से रोटेट करती रही, अब ये किसी स्थान पर आकर फिक्स हो गई। ठीक है, ये इसके दोनों ध्रुव हो गए। अब इससे लंबवत गुजरने वाला तल,
उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा चुंबकीय आवेश। अब आती है मुद्दे की बात, तीसरी डेफिनेशन, दिक्पात कोण किसे कहा जाएगा। दिक्पात कोण होता है थीटा। इस डेफिनेशन को आप बहुत इजीली याद कर लोगे। देखिए बेटा, पहले मैं समझा देता हूं आपको। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनने वाला कोण ही यहाँ पर क्या कहलाएगा, दिक्पात कोण। पहले लिख लेते हैं इसको। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर व भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य बन रहा कोण दिक्पात कोण कहलाता है। दिक्पात कोण कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। दिक्पात कोण को हमेशा थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, पहले इसको नोट कीजिए। देखिए बेटा, तल आप समझ जाएंगे अच्छे से। इसे मान लीजिए ये तल है, ये वाला जो फेस है ये है इसका चुंबकीय याम्योत्तर, और ये वाला जो दिख रहा है ये है भौगोलिक याम्योत्तर। इन दोनों के बीच बनने वाला ये जो कोण है इसे कहा जाएगा दिक्पात कोण। ठीक है ना, ये तो हो गया बेटा एक तल। इस तरह से देखिए, ये एक तल हो गया और एक तल ये वाला हो गया। इन दोनों के बीच बनने वाला कोण इसे ही कहा जाता है दिक्पात कोण। अब इसको डायग्राम से समझाएंगे, इसको नोट भी कर लीजिएगा आप साथ के साथ। हमने क्या करा, एक चुंबकीय सुई ली और उस चुंबकीय सुई को लटका दिया। तो थोड़ी देर तक तो वो चुंबकीय सुई रोटेट करती रही और फिर कहीं जाकर ये फिक्स हो गई। ठीक है बेटा, थोड़ी देर तक तो ये घूमती रही और फिर ये फिक्स हो गई। डायग्राम बन गया आपके। देखिएगा, ये तो क्या चीज है, ये चुंबकीय सुई है। इसमें जो रेड सिंबल होता है ये हमेशा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बताती है, परिणामी क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके दो घटक होंगे यहाँ पर। एक घटक होगा क्षैतिज घटक और एक घटक होगा ऊर्ध्वाधर घटक। ये तो हो गया BB और यहाँ पर ये हो गया BH। ठीक है, यहाँ पर ये जो दो फेस है अभी मैंने आपको कॉपी में बताया, इस तरह से ये एक चुंबकीय याम्योत्तर, ये वाला चुंबकीय याम्योत्तर और एक भौगोलिक याम्योत्तर। चाहो तो ये वही चीज है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये जो नजर आ रहा है आपको ये है बेटा भौगोलिक याम्योत्तर। अब इसको मैं डेफिनेशन भी लिखूंगा लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए आप। और ये है चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, अभी अभी आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, अभी आपको इतना ध्यान रखना है, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनने वाला कोण, ये बनने वाला कोण ये क्या कहलाएगा, यही यहाँ पर दिक्पात कोण कहलाएगा। ठीक है, अब मैं ज्यादा लिखाऊंगा नहीं यहाँ पर, अब केवल समझाऊंगा, आप समझिएगा। एक किसी भी स्थान पर हैंगर से हमने एक धागा लिया, धागे से एक चुंबकीय सुई को लटका दी। चुंबकीय सुई कुछ देर तक तो रोटेट रही और किसी भी स्थान पर आकर वो, यहाँ पर इसका गुरुत्वीय केंद्र है, लटकाया ऐसा नहीं कि यहाँ से लटका देंगे, इसके गुरुत्वीय केंद्र से लटकाया गया। ठीक है, तो ये बेटा चुंबकीय सुई रोटेट करती रही और किसी भी स्थान पर आकर ये ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो इस तरह से फिक्स हो गई है, अपने गुरुत्व केंद्र से इसको लटकाया गया।
अब क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है यहाँ पर, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्षैतिज तो ये है, अरे हम चुंबक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चुंबक के याम्योत्तर से कोण बनाएंगे, ठीक है ना। पृथ्वी किसी भी स्थान पर लटकाया गया तो क्योंकि चुंबक को लटकाया गया है तो चुंबक के यहाँ पर ये क्षैतिज घटक ये वाला होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये परिणामी क्षेत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है क्षैतिज घटक और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक, BH और BV, हमेशा दो घटक रहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ध्रुवों पर ये BH की वैल्यू 0 हो जाती है, केवल BV रहता है, और निरक्ष पर यानी कि भूमध्य रेखा पर ये गायब हो जाता है, केवल ये रहता है। लेकिन उसके अलावा प्रत्येक स्थान पर, पृथ्वी का चाहे कोई भी स्थान हो, वहां पर दोनों घटक उपस्थित रहेंगे। बात क्लियर? आ जाओ बेटा यहाँ पर भौगोलिक याम्योत्तर ये वाला OABC, ठीक है, ODEC। तो यहां पर O तल OABC ये क्या चीज है? ये है भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है। और तल ODEC ये क्या है? ये है चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना। अभी मैंने आपको कॉपी में भी समझाया, कॉपी में आपके दो तल होते हैं, एक तल इस तरह से और एक तल, अगर वो कॉपी को खोलोगे एक तल को फिक्स रखोगे तो उन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वही यहाँ पर आपको वैसे भी समझ में आएगा। अब डेफिनेशन क्या है कि दिक्पात कोण किसे कहा जाएगा? तो किसी भी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? दिक्पात कोण। ये हो गया बेटा दिक्पात कोण। अब प्रश्न आता है कि सर नति कोण किसे कहा जाएगा? तो सुनो बात ध्यान से। हमने क्या करा, स्वतंत्रता पूर्वक एक चुंबकीय सुई लटकाई, उसके गुरुत्व केंद्र से थोड़ी देर तक वो रोटेट रही और वो चुंबकीय याम्योत्तर में यहाँ पर आके वो साम्यावस्था की स्थिति में आ गई, जो साम्यावस्था की स्थिति उस स्थान पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा था। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ, सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बना रहा है, ये कोण बना रहा है, इसे कहा जाएगा नमन कोण, ठीक है बेटा। दोबारा ध्यान देना, दिक्पात कोण किसे कहेंगे? भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बनने वाला कोण दिक्पात कोण कहलाएगा। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। नमन कोण किसे कहेंगे? नमन कोण स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबकीय सुई चुंबकीय याम्योत्तर में साम्यावस्था की स्थिति में आ जाती है तथा वह परिणामी उस स्थान पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है तथा उस सुई के द्वारा क्षैतिज के साथ, क्षैतिज दिशा के साथ बनाया गया कोण, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको मान लीजिए आप कि चुंबकीय याम्योत्तर है। अब ये सुई इस तरह से रखी हुई है, ये पोजीशन ऐसे, ये टेढ़ा है ना, वो इस तरह से है, ये सुई इस तरह से प्रदर्शित कर रही है, ये रेड सिंबल इस तरह से प्रदर्शित कर रही है। तो ये हो गया इसका क्षैतिज, ये वाला पोर्शन हो गया इसका क्षैतिज और ये वाला हो गया इसका ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो अब क्षैतिज के साथ जो कोण बनाया गया उसे क्या कहा जाएगा? उसे ही नमन कोण कहा जाएगा। बात क्लियर है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपके चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही आपके लिए, इसको आप अच्छे से समझिएगा। फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम क्षैतिज घटक को समझेंगे और उससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। वीडियो लेक्चर में थोड़े से छोटे इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इसको एक दिन में उतनी ही चीजें सीख पाए। ज्यादा बड़ा बना दूंगा तो आप उसको सीखोगे भी नहीं और वो स्पीडली बढ़ता चला जाएगा। तो एक दिन में उतनी ही चीजें जितनी आप इसको कैच कर पाओ। तो आज की वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक यू।